दोस्तों, हमारी कहानी चल रही थी नफरत का बंधन। ये कहानी का पार्ट 18 है। 17 वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसका छोटा सा रिकैप हम लोग चलिए देख लेते हैं। आरोही की मुलाकात अभिनेता असर से हुई, जो उसका सच्चा दोस्त बन गया। दोनों की नज़दीकियों ने आदित्य के अंदर जलन और गुस्सा भड़का दिया। असर के साथ खरीदे झुमके देखकर आदित्य ने अपना आपा खो दिया और आरोही के लिए ढेरों महंगे झुमके खरीद डाले। अब उनका रिश्ता और भी ज़्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अब कहानी में आगे। उस दिन पूरी रात आदित्य घर नहीं आया। आरोही ने भी पूरी रात जाग कर ही गुजारी। सुबह तक उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे हो चुके थे। इसी तरह से वह उठी और बाथरूम में चली गई। सूट के लिए तैयार होते हुए उसने अपने बालों में बिग लगाई। जैसे ही वह घूमी, उसकी नज़र उस बॉक्स पर गई जो आदित्य लाया था। उन्हें देखते ही उसने अपनी गर्दन घुमा ली। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज़ आई। दरवाज़ा एकदम से खुल गया और सामने आदित्य था। आरोही ने जैसे ही आदित्य को देखा, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी रात नहीं सोया था। उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे थे। आरोही ने उससे नजरें फेर ली और वहां से जाने लगी। तभी आदित्य की आवाज़ उसके कानों में गई, तुमने इयररिंग्स नहीं पहने? आरोही के कदम एकदम से रुक गए। वो थोड़ी देर के लिए ठिठकी, फिर पीछे घूमी और उन बैग्स के पास गई जो उसके लिए लाए गए थे। उनमें से जल्दी से उसमें से छोटे से इयररिंग्स निकाले जो डायमंड के थे। यह क्यूट भी थे और ज़्यादा फैंसी भी लग रहे थे, इसीलिए उसने जल्दी से शीशे के पास जाकर उन्हें पहन लिया। उनमें से एक बार भी आदित्य की तरफ नहीं देखा। वो जल्दी से उसके पास से होते हुए बाहर आ गई। जब उसके पास से गुजर रही थी तो उसने ध्यान दिया कि उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान अभी सिगरेट के धुएं से बाहर निकल कर आया है। क्या वो पूरी रात सिगरेट पी रहा था? आरोही ने मन ही मन सोचा। जब वो शूटिंग लोकेशन पर आई तो फिर उसने देखा कि अमीरा और सनाया एक साथ बैठकर फ़ोन में कुछ देख रही थी। उनके चेहरे पर स्माइल थी। सनाया के साथ आरोही की बनती नहीं थी, इसीलिए वो वहाँ से होते हुए जाने लगी। तभी अमीरा ने उसे रोकते हुए कहा, आरोही देखो कितने अच्छे इयररिंग्स हैं, लेकिन ये लिमिटेड एडिशन के इयररिंग्स हैं और सिर्फ 5 ही पीस बने हैं। आरोही अमीरा की बात को इग्नोर कर रही थी, इसीलिए वह उसकी तरफ घूमी, यह देखने के लिए कि वह किस इयररिंग की बात कर रही है। वह नीचे झुकी, लेकिन तभी सनाया की नज़र आरोही के कान के इयररिंग्स पर पड़ी। उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने हैरानी से कहा, तुम्हारे कान में भी तो यही इयररिंग्स है, क्या ये असली है? अमीरा ने भी एकदम से उसके कानों की तरफ देखा। डायमंड की पहचान उसे अच्छे से थी और यह वही इयररिंग्स थे जिसकी बात वो अभी कर रही थी। यह दिखने में छोटे थे, लेकिन इनकी कीमत इनके साइज से काफ़ी बड़ी थी। अमीरा ने उससे कहा, आरोही तुमने यह इयररिंग्स कब लिए? ये तो परसों ही मार्केट में आए हैं और तुमने एक दिन में ये खरीद भी लिए। आरोही ने अपने कानों में पहने इयररिंग्स को छुआ और फिर उनसे फ़ोन में देखा। ये वही इयररिंग्स थे जिनकी बात वे कर रही थी। आरोही ने पहले अपने होठ बीच लिए और फिर धीरे से कहा, वो ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिए हैं, मैंने खुद नहीं खरीदे। आरोही की बात सुनकर अमीरा और सनाया दोनों हैरान रह गईं। इतने महंगे इयररिंग्स उसे किसने गिफ्ट किए होंगे? दोनों के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन थे। वे जलन के कारण उसे देख रही थीं। आरोही ने उन दोनों की नज़रों को देखा और फिर जल्दी से अपनी कमर सीधी करते हुए बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। ये कहकर वो जल्दी से वॉशरूम में आ गई। वॉशरूम में आते ही उसने वह इयररिंग्स निकाल दिए और अपने बैग में रख लिए। इस तरह से
वह इयरिंग्स की वजह से वहाँ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनना चाहती थी। एक गहरी सांस लेकर वो कल रात के बारे में सोचने लगी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आरोही ने ऊपर की तरफ देखकर अपने आंसू को रोकने की कोशिश की और फिर धीरे से कहा, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जब भी अपने पास्ट से ऊपर उठने की कोशिश करती हूँ तभी मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। क्यों भगवान, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मैंने क्या मांगा था? बस एक इंसान का साथ और उसका प्यार मांगा था। तभी अचानक से उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और वहाँ से बाहर आ गई। शाम के वक्त उसे सानवी का मैसेज आया। वह उसके साथ डिनर करना चाहती थी। काफ़ी दिन हो गए थे, वे मिले नहीं थे। आरोही भी मान गई। वैसे भी उसका घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। अगर वो थोड़ी देर से जाएगी तो यह अच्छा होगा। सानवी और उसने एम्यूजमेंट पार्क जाने का डिसाइड किया। आरोही को वहां जाकर थोड़ी शांति मिलती थी। वहां छोटे छोटे बच्चों को देखकर उसको सुकून भरा एहसास होता था। वहां वो कुछ अपना बचपन भी जी लेती थी। वहीं आदित्य के ऑफिस में उसका असिस्टेंट जल्दी से उसके पास भागते हुए आया। बॉस बॉस, एक बहुत बुरी खबर है। आदित्य ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ? असिस्टेंट बोला, छोटे सर की माँ इंडिया पहुँच गई हैं और वह उनसे मिलने विला में जा रही हैं। जैसे ही आदित्य ने उसकी बात सुनी उसका चेहरा डार्क हो गया। उसने कहा, वो औरत यहाँ आ गई? असिस्टेंट ने अपनी गर्दन हिलाई और जवाब दिया, जी सर, वो आ चुकी है। असिस्टेंट बोला, हमें क्या करना चाहिए? आदित्य ने कहा, कुछ नहीं, उसे मिलने दो। आखिर वो उसकी माँ है और वैसे भी वो कब से एक माँ चाहता है। अब वक्त आ गया है कि उसे बताने का कि उसकी माँ कौन है। असिस्टेंट ने अपनी गर्दन हिला दी। वहीं आदित्य इसके बारे में सोचने लगा। ऑफिस से निकलने से पहले आदित्य ने पेंट हाउस फ़ोन किया। केयर टेकर ने जल्दी से फ़ोन उठाया। जी सर, क्या वो आ गई? आदित्य ने सीधा सवाल पूछा। नहीं सर, मैडम अभी तक नहीं आई हैं। आदित्य ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, उसे फ़ोन करके पूछो कि वो कहाँ है। केयर टेकर ने जल्दी से अपनी गर्दन हिला दी और फिर फ़ोन रखने के बाद उसने आरोही को फ़ोन किया। मैडम, आज आप डिनर में क्या खाएंगी? आरोही ने उससे कहा, मैं आज डिनर बाहर ही करूंगी। केयर टेकर ने उसकी बात सुनने के बाद जवाब दिया, ठीक है। उसके बाद उसने जल्दी से आदित्य को कॉल किया। आदित्य तब तक अपनी कार में बैठ चुका था। जब आदित्य ने केयर टेकर की बात सुनी तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। कहीं ये औरत आज भी तो उस आदमी के साथ नहीं जा रही है? सोचकर उसका दिमाग खराब हो गया। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी उसके पास एक और कॉल आया। यह बिला से था। उसने फ़ोन उठाकर जैसे ही कान पर लगाया, सामने वाले इंसान ने कहा, सर, वो मीरा मैडम अक्ष सर को एन्जॉयमेंट पार्क लेकर गई हैं। आदित्य ने गुस्से में कहा, व्हाट? और तुमने उसे जाने दिया? मैंने तुम्हें क्या कहा था कि वो बिला से बाहर नहीं जाना चाहिए। वह आदमी बोला, सर, हम क्या करते? उन्होंने हमें धमकी दी कि वह उसकी माँ है और हमारा कोई हक नहीं है उन्हें रोकने का। आदित्य ने फ़ोन काट दिया और गुस्से में फ़ोन पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। उसने कहा, यह औरत। उसने फिर ड्राइवर की तरफ देखा और कहा, गाड़ी एन्जॉयमेंट पार्क की तरफ घुमा दो। ड्राइवर ने जल्दी से अपनी गर्दन हिलाई और गाड़ी को एन्जॉयमेंट पार्क की तरफ घुमा दी। वहीं आरोही और सानवी दोनों हंसते हुए वहां आइसक्रीम खा रही थीं। आरोही का दिल थोड़ा हल्का हो गया था। वहां आकर बच्चे के शोर के आसपास के माहौल से उसके मन को काफ़ी हल्का फील हो रहा था। आरोही ने एक बच्चे को देखा जो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी।
उसके दोनों गाल उभरे हुए थे और वो इस वक्त घोड़े पर झूल रही थी। उसकी तरफ देखकर आरोही मुस्कुरा दी। सानवी ने उसे देखा तो उसकी कोहनी पर अपनी कोहनी मारते हुए कहा, क्या हुआ? वो बच्ची क्यूट है ना? अगर तुम्हारी और आदित्य की कोई बच्ची हुई तो बिल्कुल ऐसी ही होगी। जैसे ही आरोही ने उसकी बात सुनी, उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसे याद आया कि किस तरह से आदित्य ने उसकी शादी के स्टार्टिंग में ही उसे बर्थ कंट्रोल पिल्स खिला दी थी। वो तभी से नहीं चाहता था कि उसका कोई बच्चा हो। उसे फिर से उदास देखकर सानवी ने उसकी बाजू पकड़ ली और कहा, सच में तुम्हारे सामने तो आदित्य का नाम लेना ही गुनाह है। छोड़ो अब उसे। वैसे भी तुम्हें उसके साथ बच्चा करना ही नहीं चाहिए। अगर उसके जैसा बेटा हुआ तो फिर वो तुम्हारा जीना हराम कर देगा। आरोही ने कुछ नहीं कहा। तभी अचानक से उसकी नज़र एक लड़के पर गई जो दूर एक औरत के साथ खड़ा हुआ था। उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। जैसे ही आरोही ने उसके चेहरे को पहचाना, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह उसकी तरफ बढ़ी और उसके आगे खड़ी हो गई। और छोटे शेर, तुम कैसे हो? आरोही ने उस बच्चे की तरफ देखकर कहा। अक्ष और मीरा ने एक साथ आरोही की तरफ देखा। जैसे ही अक्ष ने आरोही को देखा, वह खुशी से चिल्लाया, अरे आप! मैंने आपको पहचान लिया, मैंने आपको पहचान लिया। वह खुशी से उछलते हुए बोला। ये कहकर वो जल्दी से आरोही की तरफ बढ़ा और उसने उसकी टांगों को चारों तरफ से अपने छोटे छोटे हाथों से राउंड कर लिया। आरोही मुस्कुरा दी और उसने मीरा की तरफ देखकर कहा, आप? मीरा भी मुस्कुरा दी और बोली, मैं इसकी माँ हूँ। आरोही को अचानक से याद आया, अक्ष ने उसे बताया था कि उसकी माँ नहीं है, तो अचानक से उसकी माँ कहाँ से आ गई? तभी अक्ष उससे अलग हुआ और बोला, इनसे मिलो, ये मेरी माँ है। आरोही मीरा की तरफ बस देखकर मुस्कुरा दी। उसने मन ही मन कहा, ये बच्चे भी न पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। इतनी सुंदर माँ होने के बावजूद भी मना कर रहा था कि मेरी कोई माँ नहीं है। तभी अक्ष दोबारा से बोला, मेरी माँ सुंदर है ना? आरोही ने उसके प्यारे चेहरे को हाथ में रखा और कहा, हाँ हाँ, आपकी माँ बहुत सुंदर है। वाकई में मीरा बहुत ज़्यादा सुंदर थी। देखने में वो 24 या 25 साल की लग रही थी और उसने अपना फिगर भी अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। लग ही नहीं रहा था कि उसका इतना बड़ा बच्चा होगा। शायद उसने कम उम्र में ही शादी कर ली थी। जब अक्ष से मिलने मीरा विला में आई तो उसने अक्ष को बताया कि वह उसकी माँ है, तो अक्ष बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। उसे एक माँ चाहिए थी और अब उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसकी असली माँ आ गई थी। वह उसके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश था और उसकी फैमिली पूरी हो गई थी। उसके चेहरे की खुशी को आरोही बहुत अच्छे से देख सकती थी। उसे भी अच्छा लगा। तभी उसकी नज़र एक आदमी पर गई जो सामने से आ रहा था। जैसे ही अक्ष ने उस आदमी को देखा, उसके चेहरे की मुस्कुराहट दुगनी हो गई और उसने कहा, पापा। मीरा ने भी उस तरफ देखा और जब उसने देखा कि आदित्य वहाँ से आ रहा था तो उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। उसे देखकर उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। वो सामने से आता हुआ ऐसा लग रहा था जैसे उसके ख्वाबों का राजकुमार आ रहा हो। वो सच में एक परफेक्ट आदमी था और उसके चेहरे पर जो कठोर भाव रहते थे वो और भी ज़्यादा उसे हैंडसम बनाते थे। आरोही ने भी पीछे मुड़कर उस आदमी को देखा जिसे अक्ष अपना पापा कह रहा था। जैसे ही उसने उस आदमी को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर उसने आदित्य के आसपास और उसके पीछे देखा। हो सकता है अक्ष किसी और को अपना पापा कह रहा हो, लेकिन आसपास तो कोई आदमी नहीं दिख रहा था। आरोही ने मन ही मन सोचा, शायद बच्चे को कोई गलतफहमी हो गई है।
लेकिन तभी अक्ष भागकर आदित्य के पास गया और उसकी टांगों से लिपट गया। पापा पापा आप आ गए। आदित्य ने अक्ष को अपनी गोद में उठा लिया। वह मीरा को घूर रहा था। उसकी नज़र आरोही के ऊपर नहीं गई थी, क्योंकि इस वक्त वो मीरा के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि वो अक्ष को लेकर बाहर आ गई थी। तभी अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई दी, आदित्य। आदित्य ने जैसे ही उस जानी पहचानी आवाज़ को सुना, उसका चेहरा गहरा हो गया। उसने उस तरफ देखा तो वहाँ पर आरोही खड़ी हुई थी। उसकी आईब्रो इकट्ठी हो गई और उसने धीरे से कहा, तुम? अक्ष ने देखा कि आदित्य और वो आंटी एक दूसरे को देख रहे हैं तो अक्ष बोला, पापा क्या आप उन्हें जानते हैं? वो बहुत अच्छी आंटी हैं और उस वक्त मॉल में भी इन्होंने मेरी मदद की थी। ये सच में बहुत अच्छी आंटी हैं। मीरा ने जैसे ही सुना, उसने आरोही को आभार भरी नज़रों से देखते हुए कहा, सच में आपने मेरे बेटे को बचाया, उसके लिए शुक्रिया। आरोही ने अपने आंसू कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की। उसने मीरा की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुरा दी। उसके बाद उसने आदित्य को देखा जो उसे ही देख रहा था। मीरा जल्दी से आदित्य के पास गई और उसकी बाजू में अपनी बाजू डालते हुए बोली, आदित्य चलो, अब मुझे भूख लगी है। अक्ष बोला, हाँ पापा चलो जल्दी, मुझे भी बहुत भूख लगी है। आरोही की आंखों से आंसू टपकने लगे थे। जल्दी से वो घूम गई ताकि किसी को उसके आंसू ना दिखाई दे और वो वहाँ से चली गई। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही थी। वो बस चलती ही जा रही थी। क्या होगा आगे? आखिर क्या सच में आदित्य की कोई पत्नी है या अक्ष मीरा का बेटा है? तो आखिर क्यों आदित्य ने यह बात अपने परिवार वालों से छुपा कर रखी? आइए जानते हैं। आदित्य आरोही को वहां से जाते हुए देख रहा था तो उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन अक्ष ने उसे पकड़ लिया। उसने उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए कहा, पापा चलो घर, प्लीज़ पापा चलो, अक्ष को भूख लगी है। मीरा ने भी अक्ष का साथ देते हुए कहा, हाँ आदित्य चलो। वहीं सानवी को अपनी एक दोस्त मिल गई थी एन्ज्यूमेंट पार्क में, इसीलिए वह उसके पास चली गई। उसके साथ थोड़ी बातें करने के बाद उसने आसपास देखा, लेकिन उसे आरोही कहीं नहीं दिखाई दी। आरोही चलते हुए सड़क पर जा रही थी। उसके सामने वो सब आ रहा था जो उसने कुछ देर पहले देखा था। आदित्य, आदित्य का बच्चा, आदित्य के साथ एक लड़की। अचानक से उसके सामने से कार गुजरी और कार ने उसके ऊपर सड़क के गंदे गड्ढे का खारा पानी उसके ऊपर उड़ेल दिया। आरोही को किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो चलती जा रही थी। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है और कहाँ नहीं। अचानक उसकी ठोकर एक बड़े से पत्थर से हुई। उसके पैर से खून निकलने लगा था, लेकिन उसे इसका भी एहसास नहीं हो रहा था। वो जाकर नीचे गिर गई। उसके अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ऊपर उठ सके। वो बहुत जोर जोर से रोने लगी, इतनी जोर से कि आसपास के लोग भी उसे पागल समझकर देखने लगे। वो चिल्ला रही थी, अपने आप को कोस रही थी और अपनी जिंदगी को धुतकार रही थी। अचानक से एक पागल वहां से गुजरा। जब उसने आरोही को इस तरह से पड़े हुए देखा तो वो जल्दी से उसके पास गया और उसे देखने लगा। वो चारों तरफ घूमने लगा, ताली बजाने लगा। अचानक से आरोही के गीले हो चुके शर्ट पर उस पागल की नज़र पड़ी और उसकी आंखों में दरिंदगी दिखने लगी। आरोही ने उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वो पागल उसे छूने के लिए आगे बढ़ा, किसी ने उसे लात मारकर दूर गिरा दिया। वो चिल्लाकर और उठकर वहां से भाग गया। आरोही ने सोचा कि शायद आदित्य आया होगा। उसने जल्दी से अपनी नज़र ऊपर उठाकर देखा तो वहां उसे आदित्य नहीं बल्कि एक दूसरा आदमी दिखा जिसे वो नहीं जानती थी। उसने फिर से अपनी नज़रें उससे मोड़ ली। तभी उस आदमी ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, उठो आरोही। आरोही ने
उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो अपने आप ही उठ गई। वो वहाँ से जाने लगी तो उस आदमी ने कहा, आरोही, मेरे साथ चलो। आरोही हैरान थी कि उस आदमी को उसका नाम कैसे पता था। वो वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन अपने पैर में हो रहे दर्द के कारण वो एक बार के लिए लड़खड़ा गई। जैसे वो नीचे गिरने वाली थी, उस आदमी ने उसे पकड़ लिया और कहा, मेरे साथ चलो। आरोही ने उसे इस बार देखा और कहा, आप कौन हैं और आप मेरा नाम कैसे जानते हैं और मुझे आपके साथ क्यों आना चाहिए? उस आदमी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ। जैसे ही उस आदमी ने कहा, आरोही की आंखों में हैरानी दिखने लगी। उसका भाई उसका भाई अचानक कहाँ से पैदा हो गया था? वो आदमी बोला, दिनेश चौहान। दिनेश चौहान है नाम मेरा। आरोही बोली, तो अगर आपका नाम दिनेश चौहान है तो आप किसी भी राह चलती लड़की को अपना भाई बताकर इंट्रोड्यूस करते हैं। दिनेश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, आरोही, मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा। अभी मेरे साथ चलो। और हाँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे पापा कौन हैं? तो मेरे साथ आओ। आरोही ने अपने होठ बीच लिए। उसने उस आदमी को देखा जिसकी कार साइड में ही खड़ी थी। आरोही अभी भी सदमे में थी और अचानक से दूसरा सदमा मिल गया था। उसका भाई और उसका बाप एकदम से कहाँ से प्रकट हो गए थे। आरोही को वैसे तो पता नहीं था कि उसका बाप कौन है और ना ही उसकी माँ उसे कभी बताती थी। जब वो बचपन में पूछती थी तो उसकी माँ हमेशा उसकी बातों को टाल दिया करती थी और उन्होंने कभी भी नहीं बताया कि उसका बाप कौन था। दिनेश ने देखा कि वो एक जगह खड़ी थी। उसने उसकी तरफ देखा और कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं है तो फिर मत आओ, लेकिन फिर तुम अपने अस्तित्व से हमेशा के लिए अनजान रह जाओगी। कभी नहीं जान पाओगी कि तुम कौन हो। आरोही सच में अपने पापा के बारे में जानना चाहती थी। वो सब कुछ जानना चाहती थी कि क्यों उन्होंने उसकी माँ को छोड़ दिया और क्यों उसकी माँ ने कभी उन्हें उनके बारे में नहीं बताया। वो जल्दी से दिनेश के पास आई और बोली, आप सच कह रहे हैं? आप सच में मेरे पापा से मुझे मिलवाएंगे? दिनेश की आंखें थोड़ी मुरझा गई। उसने कहा, तुम्हें अपने पापा से मिलने की खुशी है, लेकिन अपने भाई से नहीं। वो शिकायत कर रहा था। आरोही का चेहरा नीचे हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा आदमी उसका भाई था। दिनेश ने उसके सर पे टैप किया और कहा, गाड़ी के अंदर बैठो। दिनेश ने देखा कि उसकी शर्ट पूरी तरह से गीली हो चुकी है। उसने जल्दी से अपना कोट निकाला और आरोही, जो कि गाड़ी में बैठने वाली थी, उसने कहा, रुको, पहले ये पहन लो। आरोही ने उसकी तरफ देखा और अपनी आंखें झपका दी। दिनेश ने उसे अच्छे से अपना कोट पहना दिया और कहा, अब चलो अंदर बैठो। ये कहकर वो दूसरी तरफ से आया और उसके पास बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ सानवी पूरे एम्यूजमेंट पार्क में आरोही को ढूंढ रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि चलती फिरती लड़की आखिर कहाँ गायब हो गई। उसने अपना फ़ोन निकाला, उसे कॉल किया, लेकिन उसने कॉल भी नहीं उठाया, जिस कारण से वो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। वहीं आदित्य अक्ष और मीरा के साथ कार तक आया। उसने अक्ष को कार में बिठा दिया और मीरा की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों घर जाओ। मीरा ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और कहा, क्या? लेकिन तुम आदित्य? आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने कहा ना, घर जाओ। उसके शब्दों में वार्निंग थी। तभी अक्ष खिड़की से बाहर झांक कर बोला, पापा, आप नहीं आ रहे हैं? आप भी आ जाइए ना जल्दी। मम्मा, आप भी आओ, कार में बैठो। आदित्य ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा,
बेटा, पापा अभी नहीं आ पाएंगे, उन्हें ऑफिस में कुछ जरूरी काम आ गया है। आप जाओ और खाना खाकर सो जाना। अब तो आपके पास आपकी मम्मा भी हैं। अक्ष बोला। अच्छा, आपको काम आ गया है। हाँ, काम जरूरी है, तभी तो आप पैसे कमा पाएंगे। पापा, आप अच्छे से काम करना। मेरी बेस्ट विशेस आपके पास है। मैं जल्दी से खाना खाकर अच्छे बच्चे की जैसे सो जाऊंगा। वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। आदित्य को लगा जैसे वो आज तक उस बच्चे को जानता ही नहीं था, जिस बच्चे को वो आज देख रहा था। अब उसे पता लगा कि एक बच्चे की जिंदगी में उसकी माँ की अहमियत क्या होती है। मीरा आदित्य के पास खड़ी थी। उसे पता था कि वो झूठ बोल रहा था। इतनी रात में उसे आखिर कौन सा काम आ गया? अभी तो उसके पास कोई कॉल भी नहीं आया था। अगर उसे काम भी आ गया था, मीरा इससे पहले कुछ बोलती। आदित्य बोला, तुम बच्चे की माँ हो, इसीलिए उसकी माँ बनकर रहो। मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से चला गया। वो सीधा एम्यूजमेंट पार्क के अंदर आया और सब जगह पर आरोही को ढूंढने लगा, लेकिन हर जगह ढूंढने के बाद भी उसे आरोही कहीं भी नहीं मिली। उसके बाद जैसे ही वो बाहर उसे ढूंढने ही वाला था, वह सानवी से टकरा गया। सानवी ने आदित्य को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने कहा, आदित्य। आदित्य ने उसे देखा और आरोही के बारे में पूछते हुए कहा, आरोही कहाँ है? सानवी ने उसे जवाब दिया, वो तो मुझे भी नहीं मिल रही है। मैं थोड़ी देर के लिए अपनी दूसरी फ्रेंड के साथ बातें कर रही थी, इतने में वो गायब हो गई और अभी भी मुझे नहीं मिल रही है। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप आरोही से मिले? आदित्य के पास सानवी की बातें सुनने का वक्त नहीं था। वो जल्दी से उसके साइड से बाहर निकल गया। सानवी ने आदित्य को जाते हुए देखा और धीरे से कहा, जरूर इसकी वजह से ही वो कहीं चली गई है। हे भगवान, यह आदमी कब मेरी दोस्त का पीछा छोड़ेगा? अब मुझे पता लगा कि ये एकदम से गायब क्यों हो गई। आदित्य ने बाहर आकर भी आसपास देखा, लेकिन उसे आरोही कहीं भी नहीं दिखाई दी। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और अपने असिस्टेंट को फ़ोन किया। उसने उससे कहा कि वो जल्दी से कुछ आदमी भेजे जो आरोही को पूरे शहर में ढूंढे। उसने पेंट हाउस भी फ़ोन किया ताकि जब भी आरोही वहाँ आए तो वो उसे बता दे। वहीं दूसरी तरफ आरोही जैसे ही एक बड़े से हवेली के बाहर पहुंची, जिसके बड़े से बोर्ड पर रणबीर सिंह चौहान लिखा हुआ था, गाड़ी पार्किंग एरिया में गई और आरोही ने दरवाज़ा खोला। लेकिन जैसे ही वो बाहर कदम रखा, वह एकदम से नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। जैसे ही दिनेश ने उसे देखा, वो जल्दी से उसके पास आया। उसने उसे अपने बाहों में उठा लिया और चिल्लाते हुए बोला, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। कुछ देर बाद आरोही बेड पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी और इस वक्त वो बेहोशी की हालत में थी। डॉक्टर ने उसे चेक किया और वहाँ खड़े दिनेश और मिस्टर रणबीर सिंह चौहान को देखा। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, क्या ये सच में आपकी बेटी है? रणबीर सिंह चौहान ने आरोही के चेहरे की तरफ देखा, जो बिल्कुल उसकी माँ की जैसी दिखती थी। उसने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, हाँ, ये मेरी बेटी है। डॉक्टर ने आरोही की तरफ एक नज़र देखा और फिर उन दोनों से कहा, बहुत बुरी हालत में है। दिनेश ने अपनी आंखें छोटी करके डॉक्टर को देखा और कहा, मतलब? डॉक्टर ने कहा, मतलब इनके अंदर बहुत कम खून है, इनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है और यह मानसिक तौर पर ठीक नहीं है। अगर यह ऐसी रही तो इन्हें कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही दिनेश और मिस्टर रणबीर सिंह चौहान ने डॉक्टर की बात सुनी, वे दोनों हैरान रह गए। उन्होंने कहा, क्या? डॉक्टर ने अपनी गर्दन हिला दी और कहा, यह कुछ दवाइयाँ मैंने लिख दी है, आप जल्दी से मंगा लीजिए। मैंने ये भी लिखा है कि यह किस तरह से खानी है।
जब इन्हें होश आ जाए तो आप इन्हें दवाई खिला दीजिएगा। अभी के लिए मैं इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन टाइम टाइम पर मुझे इन्हें चेकअप करने आना होगा। दिनेश नीचे तक डॉक्टर को छोड़ने गया और उसके बाद वो ऊपर आ गया। रणबीर सिंह चौहान अभी भी अपनी बेटी को देख रहे थे और उनके चेहरे पर लाचारी के भाव थे। दिनेश पीछे से आया और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। रणबीर सिंह चौहान ने कहा, क्या सच में वो आदित्य रायजादा की पत्नी है? दिनेश बोला, हाँ, उसी ने मेरी बहन का ये हाल किया है। जहाँ तक मुझे पता लगा है उनका रिश्ता ठीक नहीं था। मेरे आदमी ने रायजादा परिवार के एक नौकर को पैसे दिए जिसे निकाल दिया गया था। उसने ये सब उसे बताया कि आदित्य मारता था और वो उसे देखना तक नहीं चाहता था। रणबीर सिंह चौहान की मुट्ठियां आपस में कस गई। उन्होंने कहा, उस आदमी की इतनी हिम्मत, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। दिनेश ने कहा, आप कुछ मत करिएगा, जो करूंगा मैं करूंगा। रायजादा परिवार कोई गांव के मुखिया का परिवार नहीं है जिन्हें हम चला सकते हैं। उनके साथ पंगा लेने का मतलब है इंडिया के सबसे खतरनाक पावर के साथ पंगा लेना। रणबीर सिंह चौहान बोले, तो मैंने भी इतनी इज्जत, शोहरत और नाम को हाथ पर हाथ रखने के लिए नहीं कमाया है, इसी दिन के लिए कमाया है, ताकि अगर मुझे अपनों के लिए कुछ करना पड़े तो मुझे आगे जाकर झिझकना ना पड़े। दिनेश जानता था कि उसके डैड इस वक्त गुस्से में हैं। उसने कहा, आप जाकर आराम करिए, हम आरोही को भी आराम करने देते हैं। मैं एक नौकर को यहाँ भेज देता हूँ, जैसे ही उसे होश आएगा वो हमें बता देगा। रणबीर सिंह चौहान ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, सबको बता दो, मेरी बेटी की खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। वो दोनों बाहर निकल गए। वही आरोही, जो कि अब तक आधी होश में आ गई थी, वह उनकी बातें सुन सकती थी। उसके अंदर आंखें खोलने की हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन उसने उनकी बातें सुन ली थी। वैसे तो उसे लग रहा था जैसे कि वो कोई सपने में बातें सुन रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जानती थी कि ये सब हकीकत है। वहीं आदित्य को कहीं भी आरोही नहीं मिली। उसके आदमी भी सारे शहर में तैनात कर दिए गए, लेकिन कहीं भी आरोही का कुछ पता नहीं था। आरोही का कुछ भी पता नहीं चला। दोस्तों, कहानी का नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, हाइप का बटन ज़रूर दबाइएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल।